हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने अलाउंसेस तक डिस्कस कर लिया था सैलरी चैप्टर के अंदर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं सर। जो एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं। वेरी गुड। तो इसमें ग्रेचुटी, पीएफ, लीव इनकैशमेंट, ठीक है, पेंशन, ये सब इंक्लूड होता है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट का, वो होता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जिसकी एग्जामेशन हमें मिलती है सेक्शन 10 के अंदर। जो हमारा सेक्शन 10 होता है, इसी के अंदर सारी की सारी एग्जामेशन कवर होती है। इनकम टैक्स में जो सेक्शन 10 है उसके अंदर ही सारी एग्जामेशन कवर होती है। तो ग्रेचुटी की एग्जामेशन कौन से सेक्शन के अंदर मिलेगी सर? 10 के अंदर। अब सर ग्रेचुटी होता क्या है? ग्रेचुटी होता क्या है सर? बेसिकली जो ग्रेचुटी दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ये दिया जाता है कि एम्प्लॉय ने अपना एक कीमती टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। आप देखेंगे आप देखेंगे कि जो भी पर्सन है, जो जॉब कर रहा है, एम्प्लॉई है, उसका जो लाइफ का आधा हिस्सा है, मोटा मोटी आधा हिस्सा या उससे ज़्यादा ही, क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। सुबह उठ के ऑफिस जाता है, फिर शाम को आता है। 2 घंटे ट्रैवलिंग में लग रहे हैं, 2 घंटे फिर शाम को ट्रैवलिंग में लग रहे हैं। तो आप देखेंगे कि घर से ज़्यादा टाइम वो कहाँ दे रहे हैं? बाहर। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है। आप जब कोई लॉन्ग टाइम काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है, लगाव हो जाता है कंपनी के साथ। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे, अब जिसने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल कंपनी को दिए हैं, उस टाइम पे अगर कंपनी उसको कुछ ना दे, उसकी सर्विसेज को अप्रिशिएट ना करे, तो उसको कैसा लगेगा सर? बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए ग्रेचुटी दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा कि आपने अपनी लाइफ के 30-35 साल दिए हमें, इसके बदले में हम आपको एज अ अप्रिशिएशन ग्रेचुटी दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। एज अ अप्रिशिएशन कि अपने आपने अपनी लाइफ के इतनी कीमती समय हमें दिया, उसके बदले हम आपको ग्रेचुटी दे रहे हैं। आज के टाइम पे ये हर एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है, हर किसी को मिलता है आज के टाइम पे। ठीक है, ठीक है सर। तो ग्रेचुटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। जो सर्विसेज उसने रेंडर्ड की है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसके अप्रिसिएशन में ये वॉलंटरी पेमेंट दिया जाता है, उसी को ग्रेचुटी बोलते हैं। नाउ अ डे ग्रेचुटी हैज़ बिकम अ नॉर्मल पेमेंट एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़। आज के टाइम पे सारे एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका हमें समझना है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर ग्रेचुटी हमें मिली है, एम्प्लॉय को मिली है ड्यूरिंग द सर्विस, तो वो होता है फुल्ली टैक्सेबल। अभी एम्प्लॉय जॉब में ही है, सर्विस में ही है, और उसको ग्रेचुटी मिल गई, उसने ग्रेचुटी के लिए अप्लाई किया, उसको ग्रेचुटी मिल गई, तो ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द सर्विस, अगर वो उसको ग्रेचुटी मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी एम्प्लॉय हो। हमें देखना ही नहीं है, कोई सा भी एम्प्लॉय है, ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिल रहा है उसको ग्रेचुटी, वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद, ये तो था जब ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, उस टाइम पे जब ग्रेचुटी मिल रहा है, तो उस टाइम पे उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ। अगर जो एम्प्लॉय है वो मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज है, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ है,
ईटीसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके केस में फुल्ली एग्जाम्प्ट है। तो इनको सिंपली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके हैंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, अगर जो ग्रेचुटी मिल रहा है कब मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ डेथ। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी ग्रेचुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ, उस टाइम पे वो ग्रेचुटी फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाती है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसके बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज आती है जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है, जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। उन ऑर्गेनाइजेशन पे जिन पे एप्लीकेबल होता है, उनके जो एम्प्लॉय है अगर वो रिटायर होते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होता है लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम, उसमें होगा लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम। क्या? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी मिली। उसके बाद 20 लाख, पहला हो गया एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, कितनी ग्रेचुटी मिली। दूसरी 20 लाख, 20 लाख क्या है सर, ये स्टेटरी लिमिट होती है, गवर्नमेंट स्टेटरी लिमिट बताता है कि मैक्सिमम आपका इतने तक ही एग्जामेशन मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक लिमिट लगा देती है, तो 20 लाख से ज़्यादा आपको एग्जामेशन मिल ही नहीं सकती। तो पहला क्या था, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, दूसरा 20 लाख, और तीसरा है 15 डिवाइड बाई 26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट ड्रॉन किया उसने सैलरी, जो लास्ट सैलरी ली उसने लास्ट मंथ की जब रिटायर हुआ उस टाइम पे, इनटू एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इस लाइन का मतलब बताइए मुझे क्या हुआ। एवरी कंप्लीटेड ईयर्स, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, क्या मतलब हुआ? पता नहीं सर, सोचिए क्या हो सकता है। कहने का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरी कंप्लीटेड ईयर, मान लीजिए 27 साल और 8 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 27 और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, और अगर जो पार्ट है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको भी हम कंप्लीटेड ईयर मान के चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, क्योंकि 27 साल 8 महीने है, तो ये क्या हो जाएगा, 28 ईयर्स हो जाएगा। यहीं पे अगर ये 8 की जगह होता 2, तो फिर कितना हो जाता है ये 27। तो कहने का मतलब कंप्लीटेड ईयर तो है ही, अगर पार्ट ऑफ द ईयर है, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा है, तो हम उसको कंप्लीटेड ईयर मान के चलेंगे, तो उसको भी ऐड करके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि 27 ईयर, 27 साल 8 महीने थे तो हमने 28 कर दिया, 27 साल 2 महीने तो 27 कर दिया। अगर 6 महीने से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा है तो हम उसको इंक्लूड करके चलेंगे एज अ वन, ठीक है। ठीक है सर। फिर अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, सर सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का यहाँ पे मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है। कंडीशन होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। अब इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयज, इन केस ऑफ सीजनल, सीजनल एम्प्लॉयज क्या होता है सर, सीजनल सब्जी तो सुना हमने, क्या होता है सीजनल सब्जी। सर सीजनल सब्जी एक सीजन में ही आता है, जैसे गोभी हो गई आपकी, गोभी हो गई, और क्या आता है, परोरा होता है एक, ठीक है, मूली हो गई, मटर हो गए,
ये सब सीजनल सब्जियां हैं, जब इनका सीजन आता है तभी आती हैं। तो सेम सीजनल स्टेबलाइजमेंट भी होती हैं, जब उनका सीजन आता है तो वो काम करती है, बाकी टाइम पे काम नहीं करती वो। तो अगर उस स्टेबलाइजमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी जगह पे हम 15 दिन की जगह 7 दिन लेके चलेंगे, 15 की जगह 7 दिन लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉय आते हैं, इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, फिर आते हैं उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। पहली कैटेगरी क्या थी एम्प्लॉयज़ की सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उनके केस में एट द टाइम ऑफ रिटायर फुल्ली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉयज कवर होते हैं, उसके अंदर क्या था? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम। क्या था? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 lakhs, और 15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू एवरी कंप्लीटेड ईयर्स, और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, उसको भी कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सैलरी का क्या मतलब है सर? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अब आती है हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं होते हैं, नॉट कवर्ड। ठीक है, इनके केस में क्या होगा सर? एग्जाम एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख। सर ये तो दोनों सेम ही है, बिल्कुल सेम है। थर्ड में चेंज आ जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 30 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी, average of last 10 months salary into every completed year of service, part of year will be ignored। 15 डिवाइड बाई 30 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लास्ट 10 महीने की सैलरी निकालेंगे कितनी हो रही है, फिर उसका एवरेज कर देंगे। ठीक है, उसका एवरेज कर देंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे एवरी कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर। अगर पार्ट ऑफ द ईयर है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 साल 11 मंथ्स है, 25 साल 11 मंथ्स है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 11 को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? जितने कंप्लीटेड ईयर्स हुए सिर्फ वही कंसिडर करके चलेंगे। तो कितने कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर है सर? 25। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 30 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 month सैलरी इंटू एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट ऑफ ईयर विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसको आप एक चार्ट से समझ लेते हैं। ग्रेचुटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? ये हम देख रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पे सर फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है ग्रेचुटी एक्ट में तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड। क्या है? ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 lakhs, और तीसरा है इस केस में अगर कवर है तो 15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू
एवरी कंप्लीटेड ईयर प्लस पार्ट इन excess of 6 months। पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का क्या मतलब है कि अगर किसी साल में वो 6 महीने से ज़्यादा है, मान लीजिए पार्ट ऑफ द ईयर उसने और कंप्लीट किया है जब रिटायर हो रहा है, तो अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है वो साल, तो हम उसको कंसिडर करके चलेंगे, और 6 महीने से कम है तो कंसिडर करके नहीं चलेंगे। 6 महीने तक है तो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। फिर आते हैं वो एम्प्लॉय जो कि ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है, उनके केस में क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम। क्या पहला सेम है सर, जो उसमें था इसमें भी वही आ जाएगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड। दूसरा सर 20 लाख, और तीसरा 15 डिवाइड बाई 30 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी इंटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर। इस केस में पार्ट ऑफ ईयर कंसिडर होगा अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है। इसके केस में पार्ट ऑफ द ईयर हम कंसिडर नहीं करेंगे, पार्ट ऑफ द ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसके लिए सैलरी का क्या मतलब है, इसके लिए है सर बेसिक सैलरी प्लस डीए। इसके लिए क्या है सर, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, अगर डीए के साथ कोई कंडीशन लगी है तो जितनी परसेंटेज के साथ कंडीशन लगी है उतना पोर्शन लेंगे, प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे पार्ट ऑफ द ईयर तभी कंसिडर करेंगे थर्ड वाले केस में जब वो 6 महीने से ज़्यादा होगा, यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर सर आपने यहाँ पे लिखा है एवरेज ऑफ लास्ट मंथ सैलरी, कौन से लास्ट मंथ सैलरी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, मान लीजिए ये अप्रैल से लेके मार्च 24 का पीरियड है। ठीक है, एम्प्लॉई आपका 1 जनवरी 2024 को रिटायर हो गया है ना। ठीक है सर, या 15 जनवरी मान लीजिए आप, 15 जनवरी। ठीक है, तो जिस महीने में वो रिटायर हुआ है, कौन से महीने में रिटायर हुआ है सर, ये जनवरी में, तो उस महीने के पिछले 10 महीने, उस महीने से पिछले 10 महीने कंसिडर करेंगे हम। तो पिछले 10 महीने चले जाइए, कब आएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मार्च 23 से लेकर मार्च 23 से लेके मार्च 23 से लेके दिसंबर 23 तक की सैलरी हर महीने की ऐड करेंगे, हर महीने की सैलरी ऐड करेंगे, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। फिर उसका हम 15 डिवाइड बाई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने साल उसने कंप्लीट किया है वो कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है सर, चलिए। एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी यहाँ पे आ जाएगा आपका विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ 10th month immediately preceding the month in which person retire। जिस महीने में पर्सन रिटायर हो रहा है, जिस महीने में पर्सन रिटायर हो रहा है, उस महीने को छोड़ के उसके पिछले 10 महीने। अगर वो जनवरी में रिटायर हो रहा है तो दिसंबर से 10 महीने पीछे चले जाइए। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। मार्च से लेके दिसंबर तक। ठीक है, ठीक है सर। सर ये दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है? नहीं, ये थर्ड वाली एम्प्लॉयज़ की बात अभी चल रही है। थर्ड वाली एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं है। वहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट सैलरी ड्रॉन करी है उसी के बेसिस पे निकालना था। एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी कहाँ पे बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है। तो ये किसके लिए है? हम इसकी बात करके चल रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है सर? बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस। इफ, देखिए कंडीशन आ गई, प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर कमीशन दे रहा है, दे रखा है एब्सोल्यूट फॉर्म में कि 1 लाख रुपए 1 साल का कमीशन दे दिया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करके चलेंगे। हम तभी कंसिडर करेंगे अगर परसेंटेज दे रखी हो और एनुअल टर्नओवर दे रखा हो कि ये टर्नओवर है, इस पे 1% पूरे साल का कमीशन बना आपका, तो कैलकुलेट करके तब लेंगे। अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में दे रखा है कि 1 लाख मिल गया, 10 लाख मिल गया, 5 लाख मिल गया, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है तभी कंसिडर करके चलेंगे। ओके, ओके सर, चलिए। उसके बाद है कुछ नोट्स हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 इज अवेलेबल इवन इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके चला जाता है तो उस केस में भी उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, जिस कैटेगरी में भी कवर होगा। ठीक है, वैसे ग्रेचुटी आपको एम्प्लॉय को मिलती है आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। अगर 5 साल या उससे ज़्यादा सर्विस करिए तभी ग्रेचुटी मिलती है उसको, एज पर ग्रेचुटी एक्ट। तो अगर एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है तो उस केस में भी उसको ग्रेचुटी मिलेगी और उस पर एग्जेम्पशन भी मिलेगी। फिर आता है वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 or more एम्प्लॉयर in the same previous year, then aggregate amount of gratuity exempt from tax can't exceed 20 lakh rupees। इसका क्या मतलब है? अगर ड्यूरिंग द ईयर 2 एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है, 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल रही है, ठीक है, 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल रही है, तो जो पहला पार्ट है रिसीव्ड और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। उसके बाद उसके बाद जो भी 20 लाख का कैलकुलेट करेंगे वो सिंगल में आएगा। मतलब कहने का मतलब है दोनों की जो भी एग्जेम्पशन होगी वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करेगी, 20 लाख से एक्सीड नहीं करके चलेगी। मान लीजिए कैलकुलेशन करी, पहले एम्प्लॉयर से हमें निकल के आई 12 लाख रुपए एग्जेम्पशन और सेकंड एम्प्लॉयर से निकल के आई 10 लाख एग्जेम्पशन, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी 20 लाख तक। 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती एग्जेम्पशन। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर and again received from another employer in a later previous year, the limit of 20 lakh will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier। ये क्या मतलब है सर? ये क्या मतलब है सर? अगर एम्प्लॉई पहले किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करता था और वहाँ से उसको ग्रेचुटी मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या जॉब छोड़ दी, जो भी रीज़न रहा, तो और कुछ
ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर ने कहीं और ज्वाइन कर लिया और वहाँ से भी रिटायर होके जा रहा है, वहाँ से भी उसको ग्रेचुटी मिल रहा है। तो जब हम सेकेंड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी 20 लाख की लिमिट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी पहले जितना एग्जाम्प्ट हुआ होगा। मान लीजिए पहले 5 लाख ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट हो रखी होगी, प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस एम्प्लॉयर का जितना ग्रेचुटी मिला उसमें 5 लाख तक का एग्जाम्प्ट था, तो 5 लाख माइनस हो जाएगा 20 में से। अब जो 20 लाख की लिमिट हो जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 15 रह जाएगी, ठीक है। कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो अगर ग्रेचुटी प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिल रही है और प्रीवियस एम्प्लॉयर से उस टाइम पे एग्जाम्प्ट थी, फिर किसी और प्रीवियस ईयर में अनदर एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिल रही है, तो उसमें जो 20 लाख की लिमिट है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द अमाउंट जो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था उस टाइम पे जितना एग्जाम्प्ट हुआ था उस टाइम पे। मान लीजिए पहले 5 लाख एग्जाम्प्ट था तो 20 में से 5 गया 15, इस बार 20 की जगह लिमिट बन जाएगा हमारा, 20 की जगह कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद exemption under section 1010 would be available to SSE irrespective of the regime under which he pays tax। आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम चूज करो या डिफॉल्ट टैक्स टैक्स रिजीम चूज करो, दोनों ही केसेस में इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, दोनों ही केसेस में इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन, मिस्टर रवि रिटायर ऑन 15 June 2023 after completing 26 year 8 months of service and received gratuity of 15 lakh। At the time of retirement his salary was बेसिक सैलरी 50,000 थी पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 10,000 था पर मंथ, जिसमें से 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 60% के साथ कंडीशन अटैच्ड है, ठीक है। ओके सर। फिर कमीशन आया 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ्स वाज ₹1,20,00,000। फिर बोनस दे रखा है 25,000 पर एनम। कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग हिज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है सर। सेकंड, हिज प्राइवेट एम्प्लॉइज बट नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। हिज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो कहने का मतलब है तीनों ही केसेस में हमें कैलकुलेट करके चलना है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो क्या होता, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर होता तो क्या होता, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता तो क्या होता। तो तीनों केसेस में हमें कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो करें, सॉल्व करें। बिल्कुल सर, चलिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले his private sector and covered under payment of gratuity act, covered under शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ग्रेचुटी एक्ट, आपको पूरा लिखना है। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम, क्या सर, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है सर। दूसरा सर 20 लैक्स, ठीक है, ये भी ठीक है। और थर्ड, थर्ड क्या है जी, सॉरी यहाँ पे बी कर दीजिए। थर्ड क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर है, तो सर हो गया
15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू एवरी completed year of service air and part in excess of कितना 6 मंथ। हाँ सर 6 मंथ। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, अब सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा सर, और क्या। एक बार बस नोट डाउन कर लेते हैं कि बेसिक सैलरी और वो कितना है ना, जो हमारी काम की चीज़ है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। बेसिक सैलरी है 50,000, फिर क्या है, डीएनएस अलाउंस है 10,000। ठीक है, और 26 साल 8 महीने काम करके गए। चलिए, तो पहला क्या हो गया हमारा, एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है सर 15 लाख। स्टेटरी लिमिट कितनी है सर 20 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो तो सर बड़े आराम से हो गए। अब करते हैं थर्ड वाला, इनटू लास्ट डाउन सैलरी कितनी है। सैलरी का क्या मतलब है सर, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो बेसिक सैलरी कितनी थी, 40 थी 50 थी। क्या सर बार बार भूल जाते हो अब भी, एक बार और देख लेते हैं, वरना फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 50 है, ठीक है, 50 और 10 60। 50 बेसिक हो गया और 10 क्या हो गया, डीए हो गया। उसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एवरी कंप्लीटेड ईयर एंड पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 26 साल 8 महीने काम किया इसने, तो 26 तो है ही, और जो पार्ट ऑफ द ईयर है वो 6 महीने से ज़्यादा है, तो उसको भी हम ऐड करके चलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 27 साल। सॉल्व कीजिए, कितना आता है सर, ये आता है आपका 15, तो 27 डिवाइड बाई 26, ये आता है सर 934,615। ठीक है, ये आया। अब इन तीनों में से लोअर कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है सर, यही है, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम। तो टैक्सेबल कितना निकल के आएगा हमारा, टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना निकल के आएगा इस केस में, जितना रिसीव हुआ उसमें से हम एग्जाम माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर, 15 में से 15 लाख हमें मिला, उसमें से टैक्स कितने के ऊपर नहीं लगना है सर, 9,34,615 रुपये। तो कितने के ऊपर लगेगा टैक्स हमारा, 665,385। क्या हमारा इतना ही आंसर है। हाँ चलिए, उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय सॉल्व करते हैं अब। सेकंड कैटेगरी, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। मैंने शॉर्ट में ग्रेचुटी एक्ट लिखा है, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड। क्या, पहला है एक्चुअल
ग्रेचुटी रिसीव्ड। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद 20 lakhs, देन 15 / 30 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी preceding the month of रिटायरमेंट। जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़कर उसके पिछले 10 महीने, जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़ के उसके पिछले 10 महीने। जैसे जून में रिटायर हुआ यहाँ पे, तो हम मई से बैक चले जाइए, मई अप्रैल मार्च फरवरी जनवरी, 10 महीने बैक चले जाइए। ठीक है, तो वो 10 महीने कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। चलिए, यहाँ पे कितना हो गया, 15 लाख। यहाँ पे कितना हो गया सर, 20 लाख। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आगे भी दिक्कत नहीं होगी। 15 × 30 इंटू, अब यहाँ पे निकालना है हमें एवरेज ऑफ लास्ट 10 month सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, पार्ट ऑफ ईयर विल बी इग्नोर्ड इन दैट केस। अगर एम्प्लॉई कवर्ड नहीं है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, तो देन हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ ईयर इग्नोर करके चलेंगे, पार्ट ऑफ ईयर विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, ठीक है सर। तो पार्ट ऑफ ईयर कितना हो गया सर, 8 महीने थे, 26 साल 8 महीने, तो 8 महीने इग्नोर कर देंगे हम, 26 साल वो रह गए। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज ऑफ लास्ट 10 months। चलिए, अब यहाँ पे क्या मतलब है देख लेते हैं एक बार, सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी ठीक है, डियरनेस अलाउंस हो जाएगा 60% ऑफ 10,000 और 1% ऑफ 1,20,000। 12 महीने का दे रखा है तो 10 महीने का निकालना है अपने को। चलिए सॉल्व करते हैं। पचास हजार इंटू 10, 10 महीने की बेसिक सैलरी आ गई, हाँ सर, प्लस 60% ऑफ 10,000। 60% क्यों किया 10,000 का, क्योंकि सर 60% के साथ ही कंडीशन अटैच्ड है। एज पर डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इट विल कवर बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ कंडीशन अटैच विद दैट। सिर्फ उतना ही पोर्शन लेंगे जितने के साथ कंडीशन अटैच्ड है। अगर कंडीशन अटैच नहीं है डीए के साथ तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 60% के साथ कंडीशन अटैच्ड है तो 60% कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। इनटू 1 महीने का निकल गया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 महीने का हो गया, हाँ सर। उसके बाद बेसिक हो गया, डीए हो गया और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन 1% ऑफ 1,20,00,000। ठीक है, 1,20,00,000, जीरो से ही लगाया ना मैंने, हाँ सर। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, 1 महीने के निकल के आ गया, हाँ सर। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, 10 महीने की सैलरी निकल के आ गई है, उसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से। 10 महीने की सैलरी निकाली और फिर 10 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज सैलरी निकल के आ गई 10 महीने की। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको कितना आता है, 26 इंटू, ये आ गया सर 50,000
इंटू 10, 5 लाख प्लस 6,000 इंटू 10, ये हो गया सर 60,000, और ये हो गया 1,20,00,000 का 1% डिवाइड बाई 12 इंटू 10, 1,00,000 डिवाइड बाई 10, ये हो गया हाफ, 26 इंटू कितना हुआ, अब इसको ऐड करके सॉल्व कीजिए, 5,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000, 66, 6,00,000, 66,000 आया, सॉरी 6,60,000 आया, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गई 10 महीने की सैलरी, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 66,000। कितना आया सॉल्व करने के बाद, 26 इंटू 66,000 डिवाइड बाई 2, 8,58,000, 8,58,000। अब इनमें लिस्ट कौन सा है सर, यही लिस्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम, ये हो जाएगा हमारा एग्जाम। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, रिसीव कितना हुआ सर, 15,00,000, उसमें से एग्जाम कितना हो गया, 8,58,000, टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 15,00,000 में से 858 गया सर, 6,42,000, इतना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 6,42,000। और थर्ड वाला आई थिंक हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी विल बी एग्जाम्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी ग्रेचुटी रिसीव होती है एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, बिल्कुल सर बिल्कुल हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, नहीं होता है फिर साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है, Mr. A, a senior accounts manager, has retired from XY Limited on 15 January 2024 after rendering service for 30 years 7 months. मिस्टर ए हैं जो कि सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हैं, रिटायर हुए एक्स वाई लिमिटेड से ऑन 15 जनवरी 2024 आफ्टर रेंडरिंग सर्विस ऑफ 30 साल, 30 साल सर्विस देने के बाद, 30 साल 7 महीने सर्विस देने के बाद, हिज सैलरी इज 25,000 पर मंथ ऑन अप टू 30 सितंबर 2023 तक उनकी सैलरी थी 25,000 एंड 27,000 देयर आफ्टर, उसके बाद 27,000 हो गई। ही ऑल्सो गेट 2,000 पर मंथ एज अ डियरनेस अलाउंस, 2,000 रुपये उनको डियरनेस अलाउंस के भी मिलते थे, जिसमें से 55% ऑफ इट्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 55% के साथ क्या है, कंडीशन अटैच्ड है सर। ही इज नॉट covered by the payment of gratuity act. He has received 8 lakh as a gratuity from employer company. Calculate exempt and taxable gratuity received by Mr. A. ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसके बाद। हाँ जी बच्चों, सॉल्व किया आपने, नहीं सर नहीं किया, हम आपका इंतजार कर रहे थे सर कि साथ में ही सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 30 सितंबर तक उसकी बेसिक सैलरी थी 25,000 और उसके बाद 27 हो गई। ठीक है, वो रिटायर हो रहा है 15 जनवरी को, 30 साल 7 महीने के बाद, और 2,000 इसको क्या मिल रहा है, 8 लाख ग्रेचुटी मिला, और 2,000 पर मंथ डियरनेस अलाउंस 55%, जिसका हमें कंडीशन अटैच है। चलिए
तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। कौन सा एग्जाम्पल है ये सर? फिफ्थ। नीचे जगह है ना? नीचे तो जगह नहीं है, चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्या है, जगह ही जगह है हमारे पास, तो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। कोई नहीं, बहुत जगह है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल 5। एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा तो उसमें है ही क्या? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनेंगे किस पे? अगर कवर नहीं है, तभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, है ना? यहाँ पे एग्जामिनर घुमा सकता है हमें, बिल्कुल सर। तो अगर क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड आता है। बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं कि क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होके आएगा। चलिए, लीस्ट पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम है अप्रैल 24 नहीं 23, मार्च 24। ये भाई साहब 15 जनवरी 2024 को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। सितंबर तक इनकी जो बेसिक सैलरी थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो थी 25,000। और 30 सितंबर 23 के बाद इनकी सैलरी हो गई, कितनी हो गई? 27,000। डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा था इनको? डीए कितना था सर? सर 2,000 यहाँ पे भी था, 2,000 यहाँ पे भी था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 55% जिसके साथ कंडीशन अटैच्ड है। ठीक है, तो सॉल्व करें। बिल्कुल सर। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी, ग्रेचुटी कितना मिला इनको सर? 15 तारीख को मिला 8 लाख। फॉलोइंग विल बी एग्जाम, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम। क्या है जी? इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड में क्या रूल दे रखा है सर? पहला है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। ठीक है। दूसरा है सर 20 लाख। ठीक है। और तीसरा है सर 15/30 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ सैलरी कौन सी? जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है, जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है उस महीने को छोड़ के उसके पिछले 10 महीने इंटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो अमाउंट लिख लेते हैं इनके सामने। हम एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ ग्रेचुटी का सर? 8 लाख। ये हो गया 20 लाख। और यहाँ पे कितना आता है? थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 30 इंटू, अभी सर इसको छोड़ो, इसमें बहुत दिमाग लगता है, पहले कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर लिख लेते हैं। तीस साल 7 महीने, तो कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं सर? 30 साल। तो 30 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इनटू, अब निकालते हैं एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी।
10 महीने की सैलरी निकालेंगे, फिर उसका एवरेज कर देंगे। ठीक है सर। तो अब देखिए ध्यान से, डायग्राम को देखिए, डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही आराम से चलेंगे हम। देखिए, हमें लेना है, जनवरी में ये रिटायर हुए थे भाई साहब, ठीक है, तो दिसंबर से लेना है, दिसंबर से पीछे जाना है 10 महीने, दिसंबर से पीछे जाना है 10 महीने, तो मार्च तक जाएंगे हम, मार्च 23, 30 सितंबर तक, मतलब सितंबर मंथ तक 25,000 बेसिक थी, उसके बाद 27 हो गई, तो कितने महीने हुए सर? अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 3 महीने में सैलरी इसकी हुई 27,000, और उसके पिछले 7 महीने में कितनी हुई रही होगी? 25,000। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पच्चीस इंटू 7 प्लस 27,000 इंटू 3। 27,000 इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि सर सितंबर तक 25,000 था, सितंबर के बाद 27,000 बेसिक सैलरी होगी थी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी में तो रिटायर ही हो गया था, इसलिए 27,000, और उससे पहले 25,000 था, तो उससे पिछले 7 महीने 25,000 रही होगी। ठीक है, तो टोटल 10 महीने की निकालनी है हमें, 3 महीने 27,000, उससे पहले क्या था? 25,000। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। ठीक है सर, डीए कितना है? 2,000, उसका 55%, जितने के साथ कंडीशन अटैच्ड है सिर्फ उतना ही पोर्शन लेंगे, उस इंटू 10, 10 महीने के लिए। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे हम, उसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से, तो हमारी 10 महीने की सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है? 10 महीने की सैलरी निकाली है, उसको एवरेज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 महीने की एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। चलिए सॉल्व कीजिए सर, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 25,000 इंटू 7 सर 1,75,000, ये 27,000 इंटू 3 प्लस 2,000 इंटू 55% इंटू 10, 11,000 रुपये। ठीक है, इसका 10 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज सैलरी निकालिए, कितना आता है? 267,000 डिवाइड बाई 10, ये आ गया आपका 15, 30 इंटू 30 इंटू 26,700, तो 30 से 30 चला गया, इंटू 15, यह आया आपका 4,05,000। तो इतना हमारा कितना एग्जाम्प्ट होएगा? लिस्ट कौन सा है हमारा? सर यही लिस्ट है, तो 8 लाख हमें मिला, उसमें से इतना एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा हमारा? सर 3,99,500, इतना हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, इतना ही है, आंसर चेक कर लेते हैं, इतना ही है। जी सर, इतना ही है, तो आई थिंक क्लियर है। तो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे एचआरए में किया था हमने, यहाँ पे भी चेंजेस था, तो डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम बना के फिर सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि हमने 7 और 3 क्यों क्यों लिया। पर्सन जनवरी में रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो दिसंबर से मार्च तक का पीरियड 10 महीने आता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मार्च 23 से लेके दिसंबर 23 तक 10 महीने होते हैं हमारे, है ना। इन इन महीनों की हमें सैलरी का एवरेज निकालना है। ठीक है,
ठीक है सर। तो बोला है कि सितंबर तक, अप टू सितंबर, जो बेसिक सैलरी थी 25,000 थी, सितंबर के बाद 27,000 हो गई। तो महीने कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हो रहे हैं सर? 7 महीने। यहाँ से यहाँ तक 3 महीने। इसीलिए हमने 25 × 7 किया है और 27 × 3 किया है। डीए में कोई चेंज नहीं था, पूरे साल डीए उतना ही था, इसीलिए उसका 55% निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व किया है ना। ठीक है सर। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है पेंशन। पेंशन आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है। हाँ सर, हम सबको पता है पेंशन क्या होती है। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। एक फिक्स अमाउंट मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको बोलते हैं हम पेंशन। ठीक है। पेंशन हमारा दो टाइप का होता है, एक कम्यूटेड पेंशन होता है, एक अनकम्यूटेड पेंशन होता है। चलिए दोनों को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, पेंशन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। सर दोनों में क्या फ़र्क है? चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए है, ठीक है सर। मिस्टर ए आपका 1 अप्रैल 2023 को रिटायर हो गए। सर पहले ही तारीख को रिटायर कर दिया आपने। चलिए 31 मान लीजिए, ठीक है। 30/4 को रिटायर हो गए। अप्रैल तो 30 का महीना होता है। 30/4 को रिटायर हो गए, ठीक है। ठीक है सर। उनको उनकी मंथली पेंशन तय की गई 10,000 पर मंथ। हर महीने 10,000 पर मंथ उनको पेंशन मिलेगी। ये पेंशन कब से मिलनी स्टार्ट होगी सर? मई से। मई ऑनवर्ड इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मई जून जुलाई, जुलाई, ठीक है। पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी हर महीने 10,000। हर महीने 10,000 मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। एम्प्लॉयर इनको ऑप्शन देता है कि देखिए, आप अपना पेंशन का कुछ पार्ट कम्यूट करा लीजिए और उसके बदले में एक लंपसम अमाउंट ले लीजिए। आप अपनी पेंशन का कुछ परसेंटेज कम्यूट करा लीजिए और बदले में एक लमसम अमाउंट ले लीजिए। एम्प्लॉयर ने बोला कि आप अपने जो पेंशन है उसका 50% कम्यूट करा दीजिए और उसके बदले में हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे लमसम में। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है। उसने क्या किया, जुलाई में जाकर, अगस्त में जाकर कम्यूट करा लिया। अगस्त में कम्यूट करा लिया, अगस्त 23 में 50% कम्यूट करा लिया और उसके बदले 10,000 रुपये ले लिए। ठीक है। तो जो पेंशन है, पेंशन का जितना परसेंटेज के बदले हमने कुछ लमसम अमाउंट ले लिया, उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। ठीक है। 100% कितना था सर? 10,000। ठीक है। उसमें से 50%, अब आगे मैं 50% पेंशन नहीं लूंगा आपसे, उसके बदले लमसम 10 लाख रुपए दे दिए एम्प्लॉयर ने। ठीक है। ठीक है सर। तो 50% जो मिला हमें, 50%, 10 लाख जो मिला, इसको बोलेंगे हम कम्यूटेड पेंशन, जो एक परसेंटेज के बदले मिला है।
अभी तक अगर कम्यूट नहीं कराते तो 10-10 हज़ार रुपये हर महीने मिलता रहता, लेकिन हमने अब कम्यूट करा लिया है 50%। तो जो 50% कम्यूट कराया है, अब 50% जो हमारी पेंशन का अब आगे सालों में हमें नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम पे, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में मुझे नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम पे नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बदले मैंने इकट्ठा 10 लाख रुपए ले लिए हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको बोलेंगे हम कम्यूटेड पेंशन। और जो बाकी 50% बच गया, 5 हज़ार, अब तो अगस्त ऑनवर्ड मुझे कितना मिलेगा? 5-5 हज़ार रुपये मिलेगा हर महीने। तो कहने का मतलब जितना परसेंटेज मैंने अपनी पेंशन का कम्यूट करा लिया, ठीक है, और उसके बदले में जितना लमसम ले लिया उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। और जितना कम्यूट नहीं कराया वो हमारा बन गया अनकम्यूटेड पेंशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पेंशन में दो पार्ट हो गए, कम्यूटेड अनकम्यूटेड। 10 हज़ार मिल रहे हैं, मान लीजिए 10 हज़ार का मैंने 60% करा दिया और उसके बदले 10 लाख ले लिया। तो 60% मतलब आने वाले महीनों में 6 हज़ार रुपये हर महीने जो मैं पेंशन मिलती मुझे, 10 हज़ार में से 6 हज़ार जो हर महीने मुझे पेंशन मिलती, अब वो उसके बदले में इकट्ठा कितना ले रहा हूँ? 10 लाख रुपए। बाकी जो 4 हज़ार बच गया वो हर महीने मुझे मिलती रहेगी। 10 हज़ार की जगह 4-4 हज़ार रुपये मिलता रहेगा। तो 6 हज़ार के बदले जो कि मुझे फ्यूचर में मिलते आ रहता, जब तक मैं जिंदा रहता या मेरी वाइफ जिंदा रहती, उसके बदले में 10 लाख रुपया ले लिया। उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जो वन टाइम लमसम अमाउंट लिया है, और जो हर महीने मिलता रहेगा इवन आफ्टर कम्यूटेशन, जितना परसेंटेज बच गया वो प्लस जो हर महीने मिल रहा है मुझे, उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, जो हमने कम्यूट नहीं कराया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। अनकम्यूटेड जो पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। कोई भी एम्प्लॉय है, दोनों ही केसेस में दोनों के हैंड में टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल है। जो हमें मंथली पेंशन मिलेगा, जो मंथली पेंशन हमें मिलता रहेगा वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कम्यूटेड पेंशन के केस में उसको पेंशन के साथ ग्रेचुटी भी मिल रही है, पेंशन के साथ ग्रेचुटी भी मिल रही है। यहाँ पे पेंशन के साथ ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। अगर पेंशन तो मिल ही रही है, ग्रेचुटी मिल रही है यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? अगर ग्रेचुटी भी साथ में मिल रही है पेंशन के साथ, तो 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन। जितना पेंशन कम्यूट हुआ, ठीक है, जितना लमसम अमाउंट मिला, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। जितना परसेंट हमने कम्यूट करा है उसे डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है देन हाफ हो जाएगा कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, जितने परसेंट से हमने कम्यूट कराया है। तो जहां पे मुझे पेंशन के साथ ग्रेचुटी मिल रही है तो वहां पे 1/3 हो जाएगा जितना कम्यूटेड पेंशन है। जितना लमसम अमाउंट मिल रहा है वो, जैसे कि जो केस दिया था मैंने यहाँ पे एग्जांपल में, 10 लाख रुपए मिले थे, वो कम्यूटेड पेंशन हो गया है ना।
और परसेंटेज कितना था, सिर्फ 50%। तो 10 को डिवाइड कर देंगे 50%, निकल के आ जाएगा। फिर जितना आएगा उसको हम 1/3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सेम आता है आपका 10 लाख डिवाइड बाई 50%, बट वहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/2 से। तो आप देखेंगे जहाँ पे ग्रेचुटी मिल रहा है वहाँ पे एग्जाम्शन हमें कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी? ध्यान से देखिए, अगर पेंशन के साथ ग्रेचुटी मिल रही है दोनों ही केसेस में, हमें कहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा? एग्जाम्शन कहाँ ज़्यादा मिलेगी? सर यहाँ पे फायदा होगा, यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेचारे को ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, इसीलिए हाफ किया है। यहाँ पे ग्रेचुटी मिल रही है तो एग्जाम्शन कम कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं एक बार। ये तो हो गया था हमारा। देयर आर टू टाइप ऑफ पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन रेफर टू अ पेंशन रिसीव्ड पीरियडिकली, जो हमें हर महीने पेंशन मिलती रहेगी उसको बोलते हैं हम अनकम्यूटेड पेंशन। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों के हैंड में फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है हमारा कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? कम्यूटेशन मीन्स इंटरचेंज। कम्यूटेड पेंशन मीन्स lump sum amount taken by commuting the whole or part of pension. For example, a person is entitled to receive a pension of 10,000 पर मंथ, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ 10,000 मिल रहे हैं, वो 25% उसका कम्यूट करा लेता है और उसके बदले में 1.5 लाख रुपए ले लेता है। आफ्टर कम्यूटेशन उसको कितना मिलेगा? 75% ऑफ 10,000, 7,500 हर महीने मिलता रहेगा। तो ये हो गया अनकम्यूटेड, और जो मिला ये कम्यूटेड हो गया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब एग्जाम्पशन देख लेते हैं कम्यूटेड अनकम्यूटेड के बीच में। अनकम्यूटेड तो सर फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें देखना ही क्या है। कम्यूटेड पेंशन के केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010A। ठीक है, ठीक है सर। अदर एम्प्लॉय के केस में, अदर एम्प्लॉयज के केस में यहाँ पे ये जो कम्यूटेड पेंशन का यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, ये अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है? अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके हैंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है, फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अदर एम्प्लॉयज, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, अगर पेंशन के साथ ग्रेचुटी भी मिल रही है, देन 1/3 into commuted pension received divide by commutation percentage into 100। ठीक है, एक ही बात है जैसे वहां पे सॉल्व किया था। इफ द एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ कर देंगे उसी फॉर्मूले में।
Exemption under section 1010A in respect of commuted pension is available to a assessee irrespective of regime under tax in which he pays tax. चाहे ऑप्शनल टैक्स रिजीम चूज करे या डिफॉल्ट, दोनों ही केस में इसकी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अगर किसी एम्प्लॉय को परमवीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है, तो अगर उसको कोई पेंशन मिलती है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय अ रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए, जैसे किसी की जान बचाई। आपने देखा होगा 26 जनवरी को बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है उसमें, रिपब्लिक डे पे, और उनको मेडल्स दिए जाते हैं। उन्होंने किसी की जान बचाई हो, कुछ साहसिक कार्य किया होता है। प्लस जो सैनिक होते हैं, हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनको मिलता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इनको बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो अगर ऐसे रिसिपिएंट्स को अगर पेंशन मिल रही है तो पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड ही इज अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, any income by your family pension received by such also will be exempt under this clause। अगर फैमिली पेंशन भी मिल रही है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है इन केस ऑफ फैमिली। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू अ डिसेबल्ड पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज में डिसेबल्ड पेंशन अगर मिल रहा है, मान लीजिए हमारे सोल्जर हैं, कोई सोल्जर है, उनको गोली लग गई, तो उसकी वजह से अब वो सेना में अपनी सर्विसेज देने के लिए एबल नहीं है, तो उनको फिर रिटायर कर दिया जाता है और उसके बदले पेंशन दी जाती है। तो अगर इस टाइप की पेंशन मिल रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं पेंशन के ऊपर। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन अ 1st October 23 is receiving 5,000 per month as a pension. On 1st February, he commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee, he is a private sector employee and received gratuity of 5 lakh at the time of retirement. He is a private sector employee and did not रिसीव एनी ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब तीनों ही केसेस कवर कर लिया। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेचुटी भी मिल रहा है तो क्या होगा पेंशन के साथ। अगर उसको सिर्फ पेंशन ही मिल रहा है और प्राइवेट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। तीनों ही केस कवर कर लिए। सॉल्व कीजिएगा, पहले आप सॉल्व करो फिर दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी, सॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, ये प्राइवेट एम्प्लॉय हो गया और ग्रेचुटी भी मिल रही है उसको, और ये प्राइवेट एम्प्लॉय है लेकिन इसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। अनकम्यूटेड पेंशन, और दूसरा हो गया हमारा कम्यूटेड पेंशन। चलिए सॉल्व करें इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए, रिटायर कब हो रहे हैं ये? सर 1 अक्टूबर 2023 को। अच्छा, हाँ। कमिट कब करवा रहे हैं? सर कमिट करा रहे हैं 1 फरवरी को सर। 60%, 5,000 सैलरी है, 3 लाख मिला है। चलिए, बहुत है। देखते हैं अब। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो ये है हमारा, ठीक है। ये अप्रैल 23 से लेके मार्च 24। 1 अक्टूबर को रिटायर हुए, 5,000 इनकी पेंशन फिक्स हुई पर मंथ। 1 फरवरी को क्या करते हैं ये? कम्यूट कर लेते हैं 60% ऑफ पेंशन, और उसके बदले उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं। उनके उसके बदले में 3 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 60% कर लिया। तो 5,000 का 60% कितना हो गया? सर 3,000 रुपये। तो पर्सन ने क्या किया कि जो इनको 3,000 रुपये आने वाले सालों में मिलना था 5,000 में से, दो पार्ट हो गए 5,000 के। 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। उन्होंने कहा इस 3,000 के बदले मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो, और कंपनी ने 3,000 रुपये दे दिए। अब आने वाले महीनों में ये 3,000 इनको नहीं मिलेगा। आने वाले महीनों में ये 3,000 नहीं मिलेगा, सिर्फ 2,000 ही मिलता रहेगा। तो फरवरी में किया है तो फरवरी में इनको 3 लाख रुपए मिल गए, और उस महीने में फिर जो बाकी का 40% है, सिर्फ वही मिलेगा आगे से। ठीक है, ठीक है सर। तो अनकम्यूटेड पेंशन कितनी हो गई? सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5,000 रुपये मिला, और यहाँ से यहाँ तक 2,000। कितने महीने हुए यहाँ पे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने सर यहाँ पे, और 2 महीने यहाँ पे। चलिए, तो कैलकुलेट करके निकालिए कितना होता है। 5,000 इंटू 4, और 2,000 इंटू 2, ये हो गया सर 20,000। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, सॉरी जनवरी तक, 4 महीने, 5,000 रुपये हर महीने मिले। उसके बाद फरवरी में इन्होंने 60% कमिट करा लिया। जाके बाकी जो 40% बचा, 5,000 का 40%, 2,000 रुपये, अब वो मिला करेगा उनको। तो फरवरी मार्च में 2 महीने में 2,000 रुपये मिला। तो ये हो गया आपका 4,000। तो टोटल कितना हो गया? 24,000 रुपये अनकम्यूटेड। तो अनकम्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट, दोनों ही केसेस में टैक्सेबल होएगा। तो 24,000 हो गया। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता है, फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो कम्यूटेड निकाल लेते हैं अब। कम्यूटेड निकालते हैं। अगर पेंशन के साथ ग्रेचुटी भी मिल रही है तो क्या होगा? सर 1/3 इंटू जितना कम्यूटेड पेंशन है, कितना है? 3 लाख, डिवाइड बाई परसेंटेज 60%। और अगर सिर्फ पेंशन है, ग्रेचुटी नहीं मिली है, ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो सर 1/2 इंटू कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाई परसेंटेज। ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आता है। सर ये आएगा 3 लाख डिवाइड बाई 60%, 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 3, ये आया हमारा 166667। और ये वाला कितना आया? 3 लाख डिवाइड बाई 60% डिवाइड बाई 2, सर 2.5 लाख। ये आया हमारा 2.5 लाख। ओह, 25 लाख बना दिया मैंने।
ठीक है, ठीक है सर, तो टोटल कर दीजिए। यहाँ पे 24,000 टैक्सेबल होगा। ये इसको ऐड कीजिए, कितना होता है? 24,000 प्लस 166667। सॉरी सॉरी, ये तो आपका एग्जाम पोर्शन है, हमें निकालना है टैक्सेबल पोर्शन। ये तो एग्जाम पोर्शन है। 166667, और यहाँ पे कितना था? 2.5 लाख। ठीक है, ढाई में से तो एग्जाम कितना निकला हमारा कम्यूटेड में? सर इतना और इतना। रिसीव कितना हुआ हमें सर? सर रिसीव हुआ 3-3 लाख। तो टैक्सेबल कितना होगा? सर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3 लाख रिसीव हुआ, उसमें से 166667 एग्जाम्प्ट हो गया, तो 1333333 ये टैक्सेबल हो जाएगा सर, कम्यूटेड पोर्शन, और इसमें हो जाएगा 50,000। ठीक है, ठीक है सर, तो चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको। यहाँ पे होगा 1333333, और यहाँ पे हो गया 50,000। ऐड कर दीजिए, कितना होता है? ये है सर 157,333, और ये हो गया 74। देखिए इतना ही आंसर है। जी सर, इतना ही आंसर आ रहा है। 24,157,333 एंड 74,000। तो एग्ज़ाम में जब भी हमारा इस टाइप का आंसर आता है 333 या 667, तो एक माइंड में टेंशन सी आ जाती है कि अरे यार पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, आंसर जो भी आए हमें आए अपना कॉन्सेप्ट करके आना है एग्ज़ाम में। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कोई डरने वाली बात नहीं है, हमें अपना कॉन्सेप्ट करके आना है। आंसर से मतलब नहीं है हमें, आंसर सही आए गलत आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें सही करके आना है।